Hello people, I hope you guys are doing great and here is a nice scanner series coming up for you guys. लेकिन ये स्कैनर सीरीज देखने के पहले आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं. अच्छे से ध्यान देंगे, लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज स्कैनर सीरीज. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज. बिल्कुल सही है. तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की. आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है. चलिए, सबसे पहली चीज, क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या? The answer to that is no. आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है. मैं यूज करने वाला हूं सुचिता प्रकाशन के स्कैनर. सुचिता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं. तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ईज हो जाएगा. सुचिता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है, साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है. तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है, तो वो चाहे तो सुचिता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है, जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे. थम्स अप. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यार, जब ये स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है बेटा जी? लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे. उसका कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है, पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है. तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी? उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन. यहां स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे, यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं. लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपके पास प्रिपरेशन में आपकी पूरे रेगुलर नोट्स, रेगुलर लेक्चर अच्छे से हो चुके हैं, एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं, क्विक रिविजन हो चुके हैं, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास्ट पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसके लिए लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे. ठीक है गुंडे? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा जी, क्या है यारो, व्हाट इज दिस स्कैनर सीरीज? एज आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा एज. खाना बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब हम उसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं. केक बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब उसके ऊपर हम क्रीमिंग कर रहे हैं. ये जो आप बच्चे करते हैं ना, ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है, तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली समवन हु हैज डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली, द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली, द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली. कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है, जिस व्यक्ति का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए. एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है. कोई व्यक्ति का अगर रिवीजन भी चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वो सीधा एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी. तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना है, तब आपने एक्स्ट्रा एज सीरीज देखनी है. लॉजिकल है. फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बेटा जी सुनना अच्छे से. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पेज विथ यू. एक ब्लैंक पेज ले लीजिए. जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं उसमें आप क्या कर लीजिए, 2 लिस्ट बना लो. एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछा गया है, कंडीशनल ऑफर है टेक ओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है, फास्ट ट्रैक इश्यू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है, आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो. दूसरा, कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो
न्यू थिंग्स लर्न, बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख ली, हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस इज कि आपको कंटेंट तो पता है, जो आपने रेगुलर पढ़ा है वही लिखना है, वही कंठस्थ करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा, ये चीज नहीं सीखी, लाइन नहीं सीखी, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन के टाइम पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी, वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा, कुछ 2013 के, 14 के, 2018 के क्वेश्चन है, तब वो ओल्ड सिलेबस था, अब वो रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों बेटा जी? कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। स्कैनर सीरीज का एक पर्पस है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए। तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे, बस सिंपल है। चल, उसके बाद में गुंडे, हाँ कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे। तो बेटा जी डरने का नहीं, चूंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा, रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ा, सीधा स्कैनर सीरीज देखना है। एक बात को अच्छे से समझ लेना कि ना तो स्कैनर सीरीज देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही स्कैनर सीरीज देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ये चीज ध्यान रखो। कोई भी चीज यूट्यूब पे डालना काफी डेंजरस हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है। क्या बच्चे को लग रहा है ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब आता है, मस्ती से मचा देंगे, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा। कोई बच्चा है जो डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब से ही जुड़ा है, उस व्यक्ति को ना तो ये स्कैनर सीरीज देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको बस ये समझना है कि हमने थोड़ा और कुछ नया सीखा, तभी तो उसको एक्स्ट्रा एज कह रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, अपने कंटेंट पे करना है, वो करके जाओगे एग्जाम में मचा के आओगे। ये तो एक्स्ट्रा एज है, राइट? चल, जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी पिछले कुछ अटेम्प्ट में एक बच्ची थी मानिया श्रीवास्तव, EIR 1, जबरदस्त। उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले अटेम्प्ट में हु स्कोर्ड 94 इन सिक्योरिटीज लॉ। तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान, एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है। ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे। तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है, अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने, क्विक रिवीजन वीडियोस को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है। सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है। आवे गुड। चल, उसके बाद में गुंडे एक और चीज है, कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे हैं, कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, गुडविल अच्छी मिल जाती है, कंपनी को अपने फायदे होते हैं, राइट? कंपनी को पैसा रेज करना ईजी हो जाता है। इन्वेस्टर के अपने फायदे हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड होता है, जब चाहे वो बेच सकता है। इन्वेस्टर को कंपनी के ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने उन जनरल क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है वो भी स्कैनर सीरीज में आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मस्ती से बस सुनते जाना। उसके बाद में गुंडे, हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये बात तो आप मानते ही नहीं हो। डू नॉट वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x। बेशरम बच्चे, स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है, क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं। स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको। तो उसके लिए मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाता हूं, तो आपने उसको 1.5x पे देखना नहीं है। आपका 1.5, मैं ऑलरेडी 1.5, वो कुछ 3 हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 पे नहीं देखना है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पे उसको जज नहीं करना है। वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज के आंसर दिए, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइनर आंसर दिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम रहा है या नहीं, इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा, बस
उनका जो साइज ऑफ द आंसर, उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, उसको फॉलो नहीं करना है। वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है। डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर। वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है। आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, आई होप यू गाइज आर गोइंग टू सर्टेनली एंजॉय दी स्कैनर सीरीज। बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यस यारों, ए सीरी बाय। यस चलो, कल समझाया मैंने उसको, सब होते मत आया कर यार। चलो इधर आओ, फिर बैक टू बैक हिटिंग ऑल द पास ईयर क्वेश्चंस फटाफट से रैप अप करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, अब सुनो सुनो सुनो, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड का डायरेक्टली नहीं है। ये पहले ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो जब ये स्कैनर बनाने वाला व्यक्ति बैठा, उसको हाइब्रिड हाइब्रिड कहीं मिला नहीं, तो यहां पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड था ना, तो उसने हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को यहां पे फेंक दिया। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अलग अलग चीजें होती हैं, बट ठीक है हाइब्रिड है तो ये बात तो तय है कि दो चीजों के फीचर मिक्स होते होंगे इसमें। देखते हैं क्या लिखा है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। एग्जाम्पल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये डेट भी है, इक्विटी भी है। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विथ इक्विटी वारंट, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर विथ खोखा बायबैक अरेंजमेंट्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, वारंट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और शेयर्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स विथ वारंट्स अटैच्ड। मतलब ये क्या होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है हाइब्रिड, वो थोड़ा डेट है थोड़ा इक्विटी है। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ में वारंट है तो वो हाइब्रिड हो गया ना। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो ऐसा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट होता था, सिलेबस में नहीं है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट कहां पे करता होगा, मनी मार्केट के अंदर। इन्होंने जनरली थोड़ी बहुत चीजें लिखी है यहां पे उसके बारे में, ये सब नहीं है मॉड्यूल में भी। क्लोज एंडेड स्कीम, ओपन एंडेड स्कीम आती है उसके बाद में। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, जैसे कि हमको बताइए, हमने तीन तीन पॉइंट जो मॉड्यूल के हैं वो यहां पर ले रखे हैं। उसके बाद में इन्होंने नेचर ऑफ कॉर्पस के हिसाब से कुछ डिफरेंस बताया, पढ़ लेते हैं। इन ओपन एंडेड स्कीम देयर इज वेरिएबल कॉर्पस, whereas in close ended scheme there is fixed corpus। अग्री करते हैं क्या हम लोग? यस। तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो पहले मॉड्यूल आया था, मॉड्यूल में यही डिफरेंस बिटवीन दे रखा था। फिर मॉड्यूल रिवाइज हुआ तकरीबन 1 साल पहले, उन्होंने उस डिफरेंस बिटवीन को हटा के ऐसे 3 पॉइंट दे दिए। बट ये बात एकदम सही है कि जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड की, तो उसके अंदर तो वी आर ओपन, कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आके यूनिट खरीद के बेच सकता है। तो हमारा कॉर्पस क्या होने वाला है, वेरिएबल। और वेरेज अगर क्लोज कर दिया है तो कॉर्पस फिक्स ही रहने वाला है ना, जब हम उसको एडलेस से नहीं कर रहे। तो दूसरा पॉइंट, लिस्टिंग। क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर लिस्टिंग क्या है, मैंडेटरी है, ओपन एंडेड में ऑप्शनल रहती है। नंबर ऑफ वैल्यू, अब अगर क्लोज एंडेड है तो वो लिस्टेड है तो उसका एनएवी भी आएगा और मार्केट प्राइस भी आएगा। ओपन एंडेड अगर लिस्टेड नहीं है तो उसका सिर्फ एनएवी आएगा, सिंपल। तो देयर इज ओनली वन प्राइस, दैट इज एनएवी, और क्लोज एंडेड के अंदर एनएवी भी है, मार्केट वैल्यू भी है। लिक्विडिटी अगर बात करते हैं तो हाई ऑन लिक्विडिटी, लो ऑन लिक्विडिटी कंपैरेटिवली। इन्होंने लिखा है हाईली लिक्विड और मोस्टली लिक्विड, तो मतलब ये भी लिक्विड तो होता है लेकिन ये उससे ज्यादा लिक्विड होता है। ओपन एंडेड इज बेटर इन लिक्विडिटी। उसके बाद में आता है वापस ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ये वापस दूसरे कंसेप्ट का है। हेज फंड, लेवरेज फंड। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उनको कॉलमनर फॉर्म में ही लिखें, आप दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन जिसके अंदर कंपैरिजन होना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको एक के बाद एक लिखना है, यू हैव टू मूव ऑन। प्योर इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, हेज फंड और ये वाले फंड हुए। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड वापस पूछ रहे हैं लोग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर फ्रॉड विथ मल्टीपल रिस्क, क्या लिखोगे? रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। हमने म्यूचुअल फंड के अंदर पढ़ा था ना एडवांटेज एंड रिस्क इन्वॉल्व, वो जो रिस्क इन्वॉल्व के पॉइंट यहां पर आ जाएंगे ना। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन को क्वेश्चन घुमा के पूछने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वी हैव टू गो थ्रू इट। उसके बाद में क्या, ईटीएफ्स आर न्यू वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड। इतने पुराने टाइम का है कि उसका 2 बार सिलेबस चेंज हुआ है, बट ईटीएफ का एक फेयर आइडिया हमको है। हम देख लेते हैं ईटीएफ क्या होता है। फीचर्स ऑफ ईटीएफ, ऐसे ऊपर बहुत सारे ईटीएफ के बारे में लिखा है। ये फोर्थ ईटीएफ के बारे में क्या लिखा है,
This is a correct statement that ETFs are the new variety of mutual fund. ETF represent investment by mutual fund into basket of security of a listed company which are traded on stock exchange. ठीक है. Feature पहला, it can be bought and sold throughout the trading day, allowing for intraday trading. Means it is traded like a share, and it can be traded on stock exchange either below NAV और more than NAV. मतलब ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, हमारा म्यूचुअल फंड में NAV से चिपक के ट्रेड करना होता है, वैसा नहीं होता है ETF में. ETF आप मार्केट वैल्यू पे ट्रेड करते हैं. बट ये बहुत पुराना है तो दैट इज ओके. उसके बाद में वापस पुराना ही चल रहा है. रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स वगैरह लिखते रहिए. 2009 रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, वापस वही है रिस्क इन्वॉल्व जो हमने पढ़े. हाउ डू यू जज द एफिशिएंसी ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ये भी पुराना जरूर है बट पढ़ सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एक म्यूचुअल फंड को देखो और बताओ कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी, तो आप कैसे बता सकते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ द फंड, कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी स्टेबल रहती है. लिक्विडिटी, लिस्टेड है या नहीं है. इंक्रीज इन एनएवी, अगर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है मतलब इट इज शोइंग ग्रोथ. whether the investment objectives are clearly led and implemented, whether the issuer has a proven track record, whether it observes investment norm to balance risk or not. Are we getting a fair idea? तो एग्जाम में अगर कभी भी आ जाता है कि अगर ये म्यूचुअल फंड है, आप जज करो कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तब यही देखोगे ना कि उसका एनएवी अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लिक्विडिटी है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं है. उसके बाद में और पॉइंट ऐड करना है, तो इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखे कि नहीं लिखे, इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है. इस प्रकार के पॉइंट आइडियली फंसते कहां पर है, एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, एनएवी. लेकिन और भी पॉइंट हम प्रैक्टिकली बना के लिख सकते हैं इस प्रकार के. लेस एक्सपेंस रेशियो भी लिख सकते हैं हम लोग कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है उस म्यूचुअल फंड का ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेटर होगा. यस. डिस्कस द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड व्हिच आर मैंडेटरी फॉलोड बाय एसेट मैनेजमेंट. दैट्स ओके, नहीं पढ़ेंगे आप. उसके बाद में ETFs आर न्यू वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड. वापस ETF पे हमारे पास एक छोटा आंसर फ्रेम्ड रहना चाहिए ताकि अगर ETF पे क्वेश्चन आता है तो हम लिख पाए. हेज फंड्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड. अब इन्होंने लिखा है उनके हिसाब से, हेज फंड्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स एज बोथ एंटिटीज इशू यूनिट्स और सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर, होल्ड्स pool of securities to diversify investment, have professional assigned manager and may at time have similar investment strategy. तो बता रहे हैं कि हेज फंड और म्यूचुअल फंड में क्या कॉमन होता है. फिर बताया कि हेज फंड में भी एक इन्वेस्टर होते हैं, इसमें भी असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, हम भी उनके हिसाब से पैसा कलेक्ट करके उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो सिमिलरिटीज निकाली. ETF के बारे में इन्होंने वापस कुछ चीजें लिखी है, जैसे कि एक पॉइंट हमें मिला, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1993. तो हाउ शुड अ स्टूडेंट स्टडी, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, अगर आपको कोई पॉइंट दिखता है कि भले ही सिलेबस में नहीं है, हमारे मॉड्यूल में टॉपिक इतना नहीं दिख रहा, कोई भी एक टॉपिक मिल जाता है बट वो बहुत बार पूछा हुआ है, तो उसके 3 से 4 पॉइंट बना लिए और उस पॉइंट को अपने रेगुलर नोट्स में लिख दिया. एग्जाम के एक दिन पहले बस वो पॉइंट देख लिया. एग्जाम के एक दिन पहले आप स्कैनर देखने नहीं आएंगे, लेकिन अगर पहले से आपको स्कैनर में कुछ इंपॉर्टेंट मिला हुआ है तो अपने नोट्स में स्टिक नोट चिपका के लिख लिया. क्योंकि मैंने जैसे कि बताया एग्जाम में कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके मॉड्यूल के बाहर से, यहां से, कहीं से भी आ सकते हैं. बट क्या ध्यान रखना है, इनको याद करने पे टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेन कंटेंट पे ही फोकस करना है. योर 90% पेपर इज गोइंग टू बी फ्रॉम द मेन कंटेंट ओनली. ये है वो जो 10-15 मार्क्स की चीज. एक बार इसको रीड कर लिया तो एग्जाम में कभी भी फ्रूटफुल हो सकता है. टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम समय में कंप्लीट करना है. मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसी समय मिला है तो पढ़ लेते हैं. मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग क्या होता है? इट्स अ हाइब्रिड ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट इज टिपिकली यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपांशन ऑफ एक्जिस्टिंग कंपनी. एक हाइब्रिड होता है डेट और इक्विटी का, जो शुरुआत में तो डेट होता है बट बाद में इक्विटी बनने की ताकत रखता है. क्या लिखा है? Mezzanine financing is basically debt capital that gives the lender the right to convert to an ownership or equity interest in the company if the loan is not paid back in time or in full. बहुत भारी कंसेप्ट है, वापस अच्छे से कभी होगा, पहले किसी मॉड्यूल में पूछ लिया होगा. Mezzanine financing क्या भारी होता है, आप लोग ये देखते होंगे शार्क टैंक. नहीं, अपने भारत वाला नहीं, बाहर US UK वाला, ठीक है ना, उसमें जबरदस्त काम होता है ऐसा. You need money today, I am giving you say $1 million as loan. If you are able to pay me back in 3 years, pay me back. If you are not able to pay me back the money, I'll get 10% of your company's equity. Mezzanine financing. आज किसी को लोन दे रहे हैं, अगर वो इस डेट को पे ऑफ नहीं कर पाया गिवन टाइम में, तो आपको उस कंपनी का क्या मिल जाएगा? इक्विटी. मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. भारी कंसेप्ट. उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है, नहीं. ठीक है, देख लेते हैं ऐसे ही. इधर आओ. An inquiry officer appointed by SEBI found evidence that a particular mutual fund was indulging in short selling and selling of derivative product for speculative purpose. You are required to answer, can mutual fund be held liable for violation of any provision or rule led by SEBI in this regard?
कि क्या म्यूचुअल फंड के ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है? इफ यस, व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड हियर? तो इन्होंने पहले बताया कि ये ठीक है, म्यूचुअल फंड ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। उसके बाद में बता रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड ने कभी भी ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया तो इट विल बी हेल्ड लायबल एज पर सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन। ठीक है भाई, कोई इन्होंने ऐसी पेनल्टी बताई नहीं जो कि हम पढ़ के आगे बढ़ सकें। म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है ये सारी चीजें करना, शॉर्ट सेलिंग और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बेचना। ठीक है, The mutual funds have emerged as one of the important class of financial intermediaries which cater to the need of retail investor. अब सुनो 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 सुनो, ये उन्होंने लाइन कैसी दी है देखो, जनरल क्वेश्चन लग रहा है, देख लो एक बार क्वेश्चन एक बार अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आया? Looks like a general question, right? But in any general question of mutual fund, you can use the benefits of mutual fund. क्योंकि म्यूचुअल फंड की तारीफ ही करनी है ना, तो म्यूचुअल फंड के जो सारे बेनिफिट्स हम लिख सकते हैं। नीचे जो उन्होंने लिखा है म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स ही हैं, थोड़े पॉइंट इधर उधर है, बिकॉज वही वापस पॉइंट मॉड्यूल कीप्स ऑन अपडेटिंग। तो अभी के हमारे जो पॉइंट है हम वो बेनिफिट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पीछे ही पड़ गए पहले वो। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ ट्रस्टी एंड एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड। तो ट्रस्टी कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये बेसिक चीज हमको पता है। और यहां पर आ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट एडवर्टीजमेंट का। जो एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे थे कि सेलिब्रिटी पार्ट नहीं बन सकता है, आपको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड वार्निंग होना चाहिए, ये सारे पॉइंट हमारे यहां पर आ जाएंगे। फिर ट्रस्टी के पावर्स अलग से एक पॉइंट दिए हुए, और ये एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर आ जाएगा जो हमारे लिए ईजी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वापस एक और बार क्वेश्चन आ गया एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट का। एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ एडिशनल पॉइंट भी वो भी देख लेते हैं अभी। यहां पे इधर आओ, पहला पॉइंट दिख रहा है एडवर्टीजमेंट शेल बी एक्यूरेट, ट्रू, फेयर। ठीक है, नहीं होने चाहिए फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस्ड, इजी। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट शेल नॉट बी सो डिजाइंड एज लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड और लाइकली टू डिस्गाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट। एडवर्टीजमेंट शेल नॉट कंटेन स्टेटमेंट विच डायरेक्टली और बाय इंप्लीकेशन और ओमिशन में मिसलीड द इन्वेस्टर। तो इसका आप एक ही चीज पकड़ो, मिसलीड वर्ड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहे हैं। रुक जाओ, एडवर्टीजमेंट शेल नॉट कैरी ऑन एनी स्लोगन दैट इज एग्जैजरेटेड और अनवारंटेड। आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं रखना है जो कि एग्जैजरेटेड है। भाई चीता भी पीता है, अब ऐसा रख दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब माउंटेन ड्यू का एडवर्टीजमेंट में आता है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जैजरेटेड, इट इज ऑफ कोर्स एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, राइट? तो वी हैव टू एंश्योर कि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ ना करें। इजी। सेलिब्रिटी नहीं आ सकता है, वो तो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एफ पॉइंट भी है, एडवर्टीजमेंट शैल नॉट बी सो फ्रेम्ड एज टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर। आपको इन्वेस्टर के शॉर्ट ऑफ नॉलेज का गलत फायदा नहीं उठाना है। उसके बाद में ठीक है, डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, हमको पता है स्टैंडर्ड वार्निंग होनी चाहिए। ठीक है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कॉस्ट दो तरह से डिवाइड किया है, ओपनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सेल्स चार्ज। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने फुल खुल के एक्सप्लेन किया है, देखते हैं क्या लिखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या लिखा है, जो आपके रेगुलर एडवाइसरी फीस होती है, कस्टोडियन फीस होती है, सब इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेटिंग म्यूचुअल फंड इंक्लूड एडवाइसरी फीस पेड टू इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कस्टोडियल फीस, ऑडिट फीस, ट्रांसफर एजेंट फीस, ट्रस्टी फीस, एजेंट्स कमीशन। ठीक है, और ब्रेकअप ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द स्कीम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हमको ऑफर डॉक्यूमेंट बताना होता है कि ये सारे खर्चे हमारे कौन कौन से हम करने वाले हैं। ठीक है, व्हेन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड बाय द एवरेज नेट एसेट, द एक्सपेंस रेशियो इज अराइव्ड। एक्सपेंस रेशियो आता कैसे, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है उसका एज अ परसेंटेज ले लेते हैं हम टोटल असेट्स का, तो हमें पता चलता है ये हमारा एक्सपेंस रेशियो। फॉर एग्जांपल हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है 5 लाख और टोटल हमारा जो असेट है म्यूचुअल फंड का वो है 1 करोड़, तो ये हो गया 5% का हमारा एक्सपेंस रेशियो। तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको टोटल असेट से आप डिवाइड करते हैं, तब आपको मिलता है एक्सपेंस रेशियो। Based on the type of scheme and the net assets, operating expense are determined within the limits indicated by SEBI. SEBI के लिमिट के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो बैठना चाहिए 0.5%, 1% तक जनरली एक्सपेंस रेशियो बैठ जानी चाहिए सारे आपके। एक्सपेंडिचर विच इज इन एक्सेस ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट शेल बी बॉन्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर अप्रूव्ड लिमिट से ज्यादा आपने खर्चा कर दिया तो आपको अपने जेब से भरना है, वो आप लोगों से पैसे लिए हुए में से इन्वेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट रेशियो इज 1%, आपने 100 करोड़ लिया तो आप सिर्फ 1 करोड़ में ही आपको सारे खर्चे मैनेज करने। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपको अपनी पॉकेट से भरना है, स्पॉन्सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सेल्स चार्ज, these are otherwise called as sales load and are charged directly to the investor. Mutual fund use sales load
फॉर पेमेंट ऑफ एजेंट कमीशन एंड एक्सपेंसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। तो बहुत सारी चीज ऐसी है, ये है जो हम इन्वेस्टर को डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं। सुना अच्छे से, ये एग्जैक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा है वो नहीं है, ये एडिशनली आपको जो लगता है व्हेन यू आर बाइंग अ म्यूचुअल फंड का यूनिट, जिसको हम एंट्री लोड एग्जिट लोड कहते हैं। तो एंट्री लोड एग्जिट लोड इज नथिंग बट सेल्स चार्ज, सेल्स लोड भी कह सकते हैं। दीज आर चार्ज्ड ऑन द इन्वेस्टर, जो व्यक्ति बाय सेल कर रहा है, ऐसा इनका कहने की कोशिश की इन्होंने। ये इसके अंदर उनको कहां पे लगता है, जो हमारे मान लीजिए एजेंट है कोई, वो एजेंट एंट्री लोड एक्सिट लोड लेने वाला है उनसे, उसी पैसे में से फिर वो प्रमोशन मार्केटिंग और ये सब चीजें करता है। वेरियस स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अब इसमें बहुत सारी स्कीम है तो ऐसा लिख दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब आते नहीं है। अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बोनस है, बट अब इजी मार्क्स मिलने बंद हो गए। अब आपको हर एक मार्क के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड 5 मार्क्स के अंदर, तो भाई साहब आप मस्ती से लिख सकते हो, इतने सारे इनकम ओरिएंटेड, हाइब्रिड, ये वो, रियल एस्टेट, इतने सारे हैं। बट ऐसे क्वेश्चन अब उन्होंने पूछना बंद कर दिया है। गलती से अगर कभी बोनस आया तो अच्छी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है 5 मार्क्स के लिए। ये तो स्कैनर है, उसका मन है वो लिख देगा। उसके बाद में वापस एक और पॉइंट ईटीएफ के ऊपर, हेज फंड्स एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, एक्सपेंस रेशियो फॉर म्यूचुअल फंड शुड बी एज लो एज पॉसिबल, एक्सप्लेन हाउ increase or decrease in total expense ratio shall be disclosed by asset management company under SEBI mutual fund regulation 1996। देखते हैं, सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताना शुरू किया। The expense ratio is calculated as a percentage of the scheme's average NAV। तो ये हमें 2 बार पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा कि एक्सपेंस रेशियो कैसा आता है, आपके टोटल असेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब एवरेज एनएवी के हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है। द डेली एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिस्क्लोज्ड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस, दस द टोटल एक्सपेंस रेशियो हैज अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन स्कीम्स एनएवी। आपका जब भी एनएवी कैलकुलेट होगा, आपका एक्सपेंस रेशियो हटता है। सर एक्सपेंस कैसे कट होता है? हम जब एनएवी कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, हम लेते हैं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब करंट लायबिलिटी में होते हैं, जो भी आपके पास कैश पड़ा है वो करंट असेट में होता है। तो प्रैक्टिकली आप अपने सारे खर्चे हटाने के बाद ही एनएवी निकालते हो। तो जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, उतना ऑटोमेटिकली एनएवी आपका कम होता रहेगा। तो इस प्रकार से बेरिंग होता है एक्सपेंस रेशियो का एनएवी के ऊपर। डिस्क्लोजर कैसे करना है अभी बता रहे हैं, सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर, द असेट मैनेजमेंट कंपनी शेल predominantly disclose on a daily basis the TER, scheme wise, date wise of all scheme under a separate head, total expense ratio of mutual fund on their website, on the website of Association of Mutual Fund of India। तो ठीक है, एक्सपेंस रेशियो ये दोनों वेबसाइट पे डेली एनएवी देना होता है, एनएवी के साथ में आपको अपना एक्सपेंस रेशियो भी देना है। नाउ रिमेंबरिंग दिस इज वेरी इजी कि हम एनएवी डेली दोनों वेबसाइट पे देंगे। कहां दोनों वेबसाइट पे? असेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों की वेबसाइट पे देंगे। वहां पे हम हमारा एक्सपेंस रेशियो भी देंगे, वहां पे हमारा एक्सपेंस रेशियो भी देंगे। इजी? नॉट नाउ। अब वापस रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेशियो एंड चेंज इन द बेस टीईआर, ये कह रहे हैं सिंपल सा एडिशनल एक्सपेंस यहां पे 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 यहां पे, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको सिंपल सा कि आपने जो इनिशियली हमको एक्सपेंस रेशियो का बताया था, उसमें अगर आपका कुछ भी चेंज होता है तो यू हैव टू डिस्क्लोज दैट आल्सो ऑन द वेबसाइट। तो आपको अपना एक्सपेंस रेशियो बताते रहना है, और अगर आपके बेस रेशियो से कुछ भी चेंज आता है तो भी आपको उसको इन्फॉर्म करना है। तो लाइफ इज इजी। एक पॉइंट जो आप कंफर्टेबली याद रख सकते हैं, दैट इज कि एक्सपेंस रेशियो भी आपको दोनों की वेबसाइट पे बताना होता है। लाइफ चेंजिंग असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, लाइफ चेंजिंग असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, अ म्यूचुअल फंड कंपनी डिजायरस ऑफ to engage a Bollywood celebrity to popularize its scheme, explain the SEBI's provision with regard to celebrity endorsement of mutual fund। easy peasy कि भैया जी नहीं कर सकते आप चाहें तो एडवर्टीजमेंट कोड का पूरा लिख देंगे और बता देंगे किसके हिसाब से आप नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द वेरियस रिस्क इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, वोलैटिलिटी, क्रेडिट, कॉन्सेंट्रेटेड, लिक्विडिटी, एक बच गया, इन्फ्लेशन। याद रहेगा? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया वेरियस रिस्क इन्वॉल्व। इसके बाद में प्रैक्टिकल चालू हो गए। प्रैक्टिकल यहां पे हम लोग नहीं देखेंगे, वापस एक बार। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस तो है ना, वो कभी कभी आता है, वो जल्दी से जाता है, और डर लपक के आता है। वापस ध्यान रखना, जैसे कि मैं कह रहा हूं, आप इस बार का भी एग्जाम का पेपर देके देख लेंगे। पेपर देके जब बाहर आएंगे, यू विल रियलाइज आपका सब्सटैंशियल कंटेंट वहीं से होता है जहां से आपको पढ़ना है।
लेकिन एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे, वो आते हैं। सिक्योरिटी लॉ के पेपर में तो हमेशा आता है। एक बार आपके साथ कुछ नहीं, एक ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट था, उसमें ऐसा आ गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, पता है, उनकी रेटिंग होती है AA प्लस AA माइनस। एग्जाम में देखे पूछ ले इसका मतलब बताओ। मॉड्यूल छोड़ो, किसी ने जीवन में देखा ही नहीं है वो, नोबडी नोज। क्या कर सकते हो, आ गया था क्या, और वो भी नहीं एक क्वेश्चन के साथ में आया, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, कुछ भी नहीं, मतलब कहीं वो तो सुना भी नहीं ना। अरे आदमी फेंकेगा भी तो क्या फेंकेगा, AA प्लस AA माइनस A माइनस, इसका मतलब बताओ भाई, इसका मतलब मैं कैसे बता सकता हूं यार, इट इज इम्पॉसिबल टू से दोस मीनिंग, बट इट इज जस्ट कि हमें समझना होगा कि पेपर वैसा आता है। वी नीड टू जस्ट हैव फेथ ऑन व्हाट वी हैव रेड। वो क्या आया था, 2 मार्क्स का आया था, बट बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे बस उसी बारे में बात करें पूरे एग्जाम हॉल में, पेपर खत्म हो रहा है, 132 मार्क्स के पेपर में 2 मार्क्स का पेपर ऐसा आया, वो हम 130 मार्क्स को ब्लेम कर देंगे उस पर, अरे वो आ गया था बस ऐसा हो गया। तो यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। हमेशा पेपर ऐसे ही आते हैं कि आप आराम से उसको फोड़ पाओगे, आराम से फोड़ पाओगे, बट हमारा माइंड क्या करता है मैं बताता हूं। हमारा माइंड ऐसा करता है कि जो क्वेश्चन पेपर दिखा है पे, इसमें जो क्वेश्चन हमें आते होते हैं, जैसे कि वेरियस रिस्क इन्वॉल्व, एडवर्टीजमेंट कोड, ओपन एंड क्लोज, उसको तो हम फटाफट से देखते थे, चले जाते हैं, हाँ ठीक है, बट 2 क्वेश्चन और ये नहीं आता है तो हम उसको पैनिक में लेते हैं। दिस हैपेंस इन द पेपर। आप पेपर ओपन करोगे, पेपर में आप क्वेश्चन देखते हो, तो क्वेश्चन में अगर 1-2 क्वेश्चन कोई भी ऐसा दिखो नहीं आता है, तो आपको पूरे के पूरे दिमाग को ओवरराइड कर जाता है वो क्वेश्चन। तो खुद को बस इतना समझाओ कि हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, मैं लिखूंगा और अपने आप आएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट इट अप। जस्ट हैव फेथ, मस्ती से होता है, एंड यू गाइस कैन कंफर्टेबली क्लियर द एग्जामिनेशन। तो इसका टेंशन नहीं लेने का है।